बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौज़ू गुफ्तगू है मौलाना सादुद्दीन मरहूम अलैहिर्रहमा। मैंने इस गुफ्तगू को दो हिस्सों में मुनक़सिम कर रखा है। एक तो सादुद्दीन साहब मरहूम की पर्सनल ज़िंदगी, उनकी तालीम, और दूसरा हिस्सा उनका सियासी नज़रिए से मुतालिक है। अल्लामा इकबाल मरहूम ने एक बार कहा था, उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज, नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज। मौलाना सादुद्दीन मरहूम यकीनन अल्लामा इकबाल के इन अशार का हकीकी मुजस्समा थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी खूबियों से नवाजा था। वह एक दाई थे, मुफक्किर थे, इनकलाबी शख्सियत के मालिक थे। वो उस्ताद भी थे, मुअल्लिम भी थे, और एक तहरीक मेरे कारवां भी रहे। मरहूम मिल्लत मरहूमा का बहुत बड़ा सरमाया थे। उनकी शख्सियत में बड़ी कशिश थी। ये कशिश सीरत व किरदार की कशिश थी। वो इंतहाई खाकसारी और नरम मिजाजी की मिसाल थे। उन्होंने ठंडी तबीयत पाई थी। मुश्तिल होना वो नहीं जानते थे। खिताबत में मौलाना मौदूदी मरहूम का रंग नुमाया था। मैंने उनकी 2 तकरीरें सुनी हैं और 2 बार करीब से उन्हें देखने का मिला, मगर ज़िंदगी में 6 बार उनको बहुत दूर से देखा, और लेकिन 2 ही बार उनकी तकरीर सुनने को मिली। और उनकी तकरीर इतनी ठंडी, मरबूत और मंतिकी होती थी कि मजमा हमतन गोश हो जाता। बात में बात निकालने का फ़न जानते थे। बग़ैर ज़ोर खिताबत के मजमूए और हाज़रीन को मसहूर कर लेते। अपने तर्ज़ खिताब में नुक्ता दर नुक्ता अंदाज़ बयान और पुरअसर लब व लहजे से मजलिस पर छा जाया करते थे। खतीब तो बहुत होते हैं, लेकिन ठंडे खिताब का ये जौहर कम ही लोगों में पाया जाता है। मरहूम कश्मीर के एक दूर अफ्ताद कोहिस्तानी इलाका ऊडी के माया गाँव में 11 अप्रैल 1912 पीर गुलाम मोहम्मद साहब के घर तवल्लुद हुई। इब्तिदाई तालीम गर्च ऊडी में हासिल की, और लेकिन अपने 11 साल या 13 साल की उम्र में अपने चचा पीर बदरुद्दीन साहब की निगरानी में कुरान पाक को हिफ्ज़ भी किया था। आपने श्रीनगर SP कॉलेज से BSc या FSc की डिग्री हासिल की के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद 1942 में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज से BT की सनद भी हासिल की थी। ये वो दौर था जब महाराजा हरी सिंह या डोगरा राज का जुल्म सितम अपने उरूज पर था। लोगों को बेगार का काम लिया जाता था और लोग इस बेगार के डर के मारे छुप जाते थे। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी साम्राज्य अपने नत नई चालों से पूरे बरसगीर पर मुसल्लत हो रहा था। और उस ज़माने में मुसलमानों में तालीम के लिहाज से बहुत ही पसमानदगी पाई जाती थी। जब कोई जवान कोई डिग्री हासिल करता था तो उम्मीदवारों की तादाद आटे में नमक के बराबर होने की वजह से सरकारी मुलाजमत मिल जाना कोई मुश्किल मरहला नहीं था। चुनांचे उनको सबसे पहले महकमा सैर व सियाहत या टूरिज़म में मुलाजमत की पेशकश हुई, मगर शर्त ये रखी गई कि वो अंग्रेज़ों की तरह हैट टोपी जिसको कहते हैं, और नेकर या अंडर पैंट या नेकर जिसको हम छोटी पैंट जो घुटनों से ऊपर होती है वो पहनना लाजमी शर्त करार दिया गया, ताकि
چونکہ انگریزوں کا دبدبہ تھا، انگریز ہی زیادہ کشمیر وارد آیا کرتے تھے سیر و سیاحت کے لیے، تو کہ ان کی نقل، ان کی کاپی یا ان کو سیر و سیاحت کرنے میں تاکہ ان کو بھی مزہ ملے۔ لیکن مولانا سعد الدین مرحوم نے جب ان شرائط کو دیکھا، انہوں نے یہ گویا شریعت کے مزاج کے مطابق نہ پاتے ہوئے اس نوکری سے کو الوداع کہا اور اس سے دور ہوئے۔ حالانکہ نوکریاں تلاش کرنے کے لیے لوگ سرگرداں رہتے ہیں۔ سری نگر میں تعلیم کے دوران ہی وہ چونکہ مطالعے کے بہت ہی شوقین تھے، جو بھی نئی کتاب آتی تھی اس کا فوراً مطالعہ کرتے تھے۔ سری نگر کے مہاراج گنج بازار میں غلام محمد نور محمد تاجران کتب بہت ہی مشہور و معروف کتب خانہ رہا ہے، اور میرے خیال میں اب بھی موجود ہے۔ یہ ہمیشہ اس دکان پر آتے تھے اور کتابیں خریدتے تھے اور پڑھتے تھے، اپنے علم کی تشنگی بجھاتے رہتے تھے۔ ایک بار انہیں اسی دکان سے ماہانہ ترجمان قرآن ملا، اور جب وہ انہیں اس کا مطالعہ کیا، انہوں نے یہ سوچا اور جانا گویا یہ میرے دل میں ہے۔ اس کے بعد وہ ترجمان قرآن کے خریدار بنے، اور یہ ترجمان قرآن مولانا مودودی مرحوم کی ادارت میں لاہور سے شائع ہوتا تھا۔ یہ ابھی متحدہ ہندوستان ہی کی بات تھی، اور مولانا مودودی مرحوم اس سے پہلے الجمیت علماء ہند کا جو آرگن ہے اس کے ایڈیٹر بھی رہے۔ چاہے ایڈیٹر کی اپنی ایک خاصیت خوبی ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں لاہور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر عبدالبشیر آذری صاحب، جو گرمیوں میں کشمیر آیا کرتے تھے لیکن مولانا مودودی کے ترجمان اور کتابوں سے متاثر تھے، انہوں نے مولانا مرحوم کو یہ صلاح دی، چلیں کشمیر کی سیر کرتے ہیں۔ مولانا نے اس کے لیے رخت سفر باندھا اور اپنی والدہ، اپنی اہلیہ اور بچی اور ایک ملازم کے ساتھ کشمیر وارد ہوئی۔ یہ غالباً 1932 کی بات ہے، جب ابھی مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کا حکمران تھا۔ تو مولانا مرحوم اس زمانے میں کشمیر کی جو پرفضا جگہ شوپیاں میں انہوں نے ملک اکرم شاہ صاحب کا گھر، جو بنگلہ کرایہ پر لیا، لیکن جو خوش عقیدہ قسم کے لوگ تھے جو آج بھی موجود ہیں، انہوں نے مولانا کو گویا وہابی کہہ کر، بددین بدعقیدہ کہہ کر، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو جو معلوم ہوا وہ یہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے صاحب بنگلہ کو، صاحب مکان کو مجبور کیا کہ اس بدعقیدہ کو وہاں سے نکال دیا جائے، اور ملک اکرم شاہ صاحب جو ہے مجبوراً انہیں بنگلہ مولانا مودودی خالی کرانا پڑا، اور کہا جاتا ہے مولانا مودودی 1 ہفتہ یا 2 ہفتے، کچھ کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک کشمیر کی سیر و سفاتے پر گویا وہاں رہے۔ بار کا کہنا ایک مولانا سعد الدین صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی کہ نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعد میں انہیں اساتذہ کی پوسٹ ہوئی اور استاد کی حیثیت سے ان کا تبادلہ وادی کے اس دور افتاد ٹھنڈی فضا کے قصبے شوپیاں ہی میں ہو گیا، اور یہاں چونکہ وہ اپنے لوگوں کو تلاش کرتے رہتے تھے کہ جو ان کے فکر نظریاتی جن میں ہم آہنگی ہو، مگر چونکہ عبدالبشیر آذر صاحب جو مولانا مرحوم کے ساتھ، مودودی صاحب کے ساتھ کشمیر آئے تھے، انہوں نے غلام احمد احرار سے ملاقات کی تھی، جو شوپیاں کے رہنے والے تھے اور نیشنل ہائی اسکول میں وہ ٹیچر تھے۔ انہوں نے مولانا مودودی کچھ کتابیں بہت ہی پہلے کو پڑھنے کو دی تھی، اس لیے جماعت کا ابتدائی تعارف مولانا احراری صاحبی کے ذریعے سے کشمیر میں ہوا تھا۔ کیونکہ جب آپ کا تبادلہ نیشنل ہائی وے اسکول میں ہوا تو غلام احمد احرار بھی صاحب بھی وہاں پہ تھے، اور ایک اور ساتھی عبدالحق برق صاحب بھی جو کہ فزیکل کے ٹیچر تھے۔ ایک بار انہی کے ذریعے غلام احمد احرار صاحب کے گھر پہنچے، اور باتیں کرتے کرتے جب ان کو پتہ چلا کہ احرار صاحب بھی میرے فکر سے مطابقت رکھتے ہیں، دونوں کھڑے ہوئے اور گلے ملے، اور پھر آنا جانا یہ ملاقات غالباً 1947 یا ہم کہیں کہ 1945 سے شروع ہو کر تا آخری دم تک ان کے ساتھ رہی، اور دونوں کا جو ہے لازم و ملزوم کا ساتھ رہا، اور ایک جسم 2 قالب کی حیثیت سے ان کو گویا کشمیر کی تحریک میں ایک اہمیت اور حیثیت حاصل ہے۔ بار کا یہ ملاقات تھی، لیکن اس کے بعد
इनका तबादला वहीं से जब मालूम हुआ हुकूमत को कि ये इस तरह के ख़यालात रखते हैं, तो उनको वहाँ से गोया निकाला गया और बारामूला के एक दूर दराज इलाका ऊडी के एक चकियार गाँव में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो दावती दीन इशाअती दीन में बहरहाल मुनहमिक रहे और दीन का काम करते रहे। ये उस वक़्त का ज़माना था जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जद्दोजहद कर रही थी। यहाँ मुमकिन नहीं कि उनकी तफसील को बयान किया जाए, लेकिन उसी ज़माने में मौलाना मौदूदी दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और जमीयत उलमाए हिंद या मुसलमान जो थे, जो कांग्रेस के पल्ले में अपना वज़न डालते थे, तो उन्होंने सियासी जद्दोजहद या सियासी मुसलमान हिंद और सियासी कशमकश के नाम से जो मज़ामीन लिखते रहे, जो आजकल किताबी शक्ल में हमारे पास मौजूद है, उसको पढ़ने से उस वक्त के हालात को बहरहाल जाना और पहचाना जा सकता है। लेकिन मौलाना मरहूम को जब ऊडी तब्दील किया गया, तो वहाँ पर ये होता था कि हुकूमत वक्त ने जो लोगों से मतलब उनसे सलामी लेने के लिए या हुकूमत का वफ़ादार होने के लिए वो हमेशा जो टीचर्स और जो बच्चे होते थे उनको झंडे की सलामी देनी पड़ती थी और झुक कर सलाम करना पड़ता था। गोया बच्चों को डोगरा शाही ख़ानदान के तई अपनी वफ़ादारियों का मुज़ाहरा करना पड़ता था। मौलाना सादुद्दीन को ये बात पसंद नहीं आई, रास नहीं आई। उन्होंने कहा ये तो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, मिजाज के भी ख़िलाफ़ है, दीन के भी ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने मौलाना मौदूदी को ख़त लिखा। मौलाना मौदूदी मरहूम ने उन्हें लिखा कि इस मौके पर हिकमत और दानाई से ही काम लेने की ज़रूरत है और जहाँ तक हो सके इसे अवॉइड किया जा सके, चूँकि सलामी देना या झंडे का झुक कर एहतराम करना बहरहाल ये इस्लामी शायर नहीं है। मगर हुक्मरान अफसर ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। महकमे तालीम का परदाजों ने बहरहाल सादुद्दीन साहब को कुछ तो नहीं बिगाड़ सके, उन्होंने कहीं और उनको तब्दील कर दिया। ये वो ज़माना था जब 1945 में जब कुल जमात इस्लामी हिंद का इज्तिमा लाहौर में पठानकोट में मुनक़िद हो रहा था। मौलाना सादुद्दीन साहब को मालूम हुआ तो ये 3-4 अफराद का काफ़िला मौलाना सादुद्दीन साहब मरहूम, मौलाना गुलाम अहमद मरहूम, कारी सैफुद्दीन मरहूम, मोहम्मद चौधरी मोहम्मद शफी मरहूम, 4 अफराद का ये काफ़िला कश्मीर से रवाना हुआ और पठानकोट पहुँचा और सह रोज़ा कुल हिंद जमात इस्लामी इज्तिमा में शिरकत की और 3 दिन वहाँ रहे। 3 दिन चूँकि उन्होंने अभी तक मौलाना मौदूदी को सिर्फ़ किताबों में पढ़ा था, लेकिन अब की बार उन्होंने मरहूम को बहुत ही करीब से देखा और सुना और उनसे काफ़ी हद तक गुफ्तगू भी रही होगी। उस ज़माने में मौलाना मरहूम का जो खिताब आम था, जो आजकल सलामती के रास्ते की पम्पलेट के नाम से हमारे यहाँ मौजूद है, पाया जाता है, तो उसको वो खिताब जो उन्होंने सुना, ज़ाहिर बात है आज भी अगर कोई पढ़ता है तो उससे मुतासर बगैर नहीं रहता। ये 4 अफराद का काफ़िला जब श्रीनगर वापस आता है, उन्होंने महल नवाब शाह श्रीनगर में गोया एक मुकामी तौर पर हल्क़े दर्स कायम किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अव्वलीन जो सदर मुकर्रर की या नाज़िम हल्का जिसको कहते हैं जमात की ज़ुबान में, चौधरी मोहम्मद शफी को मुकर्रर किया गया था। लेकिन बादज़ां जब थोड़ा सा ये हल्का दर्स कुरान का ये हल्का दूर दूर तक फैला, कुछ अफराद आए, कुछ लोग आए और काफ़िला बढ़ता गया। उसके बाद पूरी तरह से तमाम अफराद ने गोया मिलकर बैक ज़बान मौलाना सादुद्दीन साहब को इसका अमीर मुंतखब किया। चूँकि मौलाना सादुद्दीन मरहूम को इसका अमीर मुकर्रर किया गया, जिन्होंने बग़ैर किसी वक्फ़े और रुकावट के 1985 तक इसकी इमारत संभाली। 40 साल तक का एक बहुत ही लंबा वक्फ़ा, लंबा अरसा किसी वक्फ़े के बगैर वो इसके अमीर कारवां रहे और इस पर उन्होंने अपने इस ज़री दौर में जमात को गोया
पूरी वादी कश्मीर में फैलाया और ये फल अब इस वक्त भी लाखों अफराद जो हैं जमात से मुतासिर हैं और हज़ारों की तादाद में बाहर का इस वक्त भी कश्मीर के दूर दराज इलाकों में इकामत दीन की जद्दोजहद में मसरूफ़ मशगूल नज़र आ रहे हैं। सादुद्दीन साहब मरहूम की इनकलाबी सोच और किरदार के मज़ाहिरे इनकी पूरी ज़िंदगी पर छाए हुए हैं। इकामत दीन का नस्बुल ऐन और उन्होंने इकामत दीन का नस्ब उन्हें अपनी ज़िंदगी का वतीरा बना रखा था। और इसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने ख़ानदान की मुरवजा जो रविश थी, जो रवाज थे, जो रस्म थे, जो कश्मीर में आज भी बिल्कुल ही नुमायाँ जिसको हम कहेंगे पाए जाते हैं, तो इनसे हट कर उन्होंने दीनी और इनकलाबी तर्ज की ज़िंदगी इख्तियार की, जिसके नतीजे में इनको अपने घर से भी हिजरत करना पड़ी। उस ज़माने में चूँकि मरकज़ी जमात शाह महल्ला नवाब बाज़ार में कायम था और आप रोज़ वहाँ आते थे, दर्स कुरान देते थे। गिलानी साहब ने एक बार कहा कि 40 साल ज़िंदगी में जब भी कोई प्रोग्राम होता था जहाँ साद साहब होते थे तो साद साहब मरहूम ही दर्स दिया करते थे। आप चूँकि इतने ही नहीं, आप एक मुसन्निफ़ भी थे, एक अदीब भी थे, एक शायर भी थे। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन किताबों का और उनके जो कुछ उन्होंने किया है अपने इस अरसे में, उनको मैं इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में बयान करूँगा। यहाँ पर तो सिर्फ उनकी निजी ज़िंदगी और उनकी जो लाइफ स्टाइल रहा है उस पर मैंने गुफ्तगू करने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं उनका जो सियासी नज़रिया है, जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लिया उसमें सादुद्दीन साहब का क्या किरदार रहा है, या जो मौजूदा जद्दोजहद में है इसके बारे में मौलाना सादुद्दीन का क्या नज़रिया रहा है, इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पर मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरू वहुवल गफ़ूरुर रहीम।